मैं वो नहीं जो कहानियां सुनाता है, मैं वो हूं जिसने यह सब अपनी आंखों से देखा है। लोग कहते हैं यह सब पुरानी बात है, पर मेरी रातें अब भी जागती हैं उसी नाग गुफा की परछाई में। यह कहानी नहीं, वो हकीकत है जिसे गांव वालों ने भुला दिया, या शायद भुला देना ही बेहतर समझा। सब कुछ शुरू हुआ एक नए आदमी के आने से। उसका नाम था डॉक्टर मयंक त्रिवेदी, एक पुरातत्वविद जिसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह जिस रहस्य को खोजने निकला है वह उसकी आत्मा को निगल जाएगा। बने रहे आगे की कहानी के लिए और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में बसा एक छोटा सा गांव चंद्रकोट था। पहाड़ों की गोद में बसी यह जगह बाहर से जितनी सुंदर थी, अंदर से उतनी ही रहस्यमयी। गांव से थोड़ी दूर एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे लोग नागग्रह कहते थे। कहते हैं कि वहां सदियों पहले नाग वंश के पुजारी रहते थे जो विशेष अनुष्ठान करके नागों की पूजा करते थे। लेकिन पिछले 50 सालों से उस हवेली में कोई नहीं गया। गांव वालों का मानना था कि वहां जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। एक दिन शहर से एक पुरातत्वविद डॉक्टर मयंक त्रिवेदी गांव आया। वह भारत की प्राचीन नाग संस्कृति पर शोध कर रहा था। उसे हवेली की कहानी ने आकर्षित किया और वह उसकी सच्चाई जानने को उत्सुक था। गांव वालों ने उसे बहुत मना किया, लेकिन मयंक ने उनकी बातों को अंधविश्वास कहकर नजरअंदाज कर दिया। अगर वहां कुछ है तो मैं सबूत लेकर आऊंगा, मयंक ने कहा और हवेली की ओर अकेला निकल पड़ा। हवेली के अंदर घुसते ही एक ठंडी सिहरन उसके शरीर से होकर गुजरी। दीवारों पर उभरे नागों के चित्र, फर्श पर बने रहस्यमयी चिन्ह और हर कोने से आती फुफकारती आवाजें, सब कुछ अस्वाभाविक लग रहा था। रात होते होते हवेली का तापमान अचानक गिर गया। मयंक ने देखा कि एक दीवार पर खुदाई से एक छोटा दरवाजा प्रकट हुआ। उसने दरवाजा खोला तो एक संकरी सुरंग नजर आई जो अंधकार में कहीं नीचे उतर रही थी। सुरंग में उतरते ही मयंक एक विशाल गुफा में पहुंच गया जहां दीवारों पर असंख्य जीवित नाग लिपटे हुए थे। गुफा के बीचों बीच एक सोने का सिंहासन था जिस पर एक रहस्यमयी महिला बैठी थी। उसके बाल काले सांपों की तरह लहराते थे और उसकी आंखें हरे झार जैसी चमक रही थीं। मैं नागमाया हूं, उसने कहा। तू इस गुफा में क्यों आया है मनुष्य? मयंक ने कांपती आवाज में जवाब दिया। मैं सिर्फ शोध के लिए आया हूं, मैं सच्चाई जानना चाहता था। नागमाया हंसी, लेकिन उसकी हंसी में जहर था। जो सच्चाई जानना चाहता है वो अपना वर्तमान भूल जाता है। अब तुझे लौटने नहीं मिलेगा। नागमाया एक प्राचीन नागिन थी जिसे राजा वीरभद्र ने धोखा दिया था। बदले में उसने पूरे चंद्रकोट गांव को शापित कर दिया कि जब तक उसका प्रतिशोध पूरा नहीं होगा, हर 50वें वर्ष उसका पुनर्जन्म होगा और वह फिर से जागेगी। इस बार तुझ में राजा वीरभद्र की आत्मा है, नागमाया ने कहा। मयंक को समझ में आया कि उसके बुरे सपनों और गले में बने सांप के निशान का कारण यही था। वह कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि नागमाया के शाप का वाहक था। नागमाया ने उसे जिंदा जलाने का आदेश दिया ताकि उसके प्राचीन क्रोध की अग्नि शांत हो सके। लेकिन उसी समय मयंक की जेब में रखा एक ताबीज जल उठा। वह ताबीज उसे उसकी दादी ने दिया था और कहा था, कभी नागों के बीच फंसो तो यह तुम्हारी रक्षा करेगा। ताबीज के जलते ही एक दिव्य रोशनी गुफा में फैल गई। नागमाया चीख उठी और सभी नाग एक एक करके पिघलने लगे, लेकिन गुफा भी टूटने लगी। मयंक भागा, लेकिन गुफा का रास्ता बदल चुका था। कुछ महीनों बाद गांव में फिर से अजीब घटनाएं होने लगीं। गांव की औरतें गायब होने लगीं, कुएं से सांप निकलते और लोगों के सपनों में एक स्त्री आती जो कहती, मैं अभी शांत नहीं हुई। मयंक तो लौट आया, लेकिन उसके भीतर अब कोई और बस चुका था। कभी कभी उसकी आंखें हरे झर जैसी चमकती और वह नागों की भाषा में बड़बड़ाता। गांव अब जान गया था, नागग्रह फिर जाग चुका है। गांव में अजीब घटनाएं तेज हो गई थीं। लोग रात को चीखें सुनते, पशु पक्षी बेतहाशा भागते और कुएं का पानी लाल हो जाता। लेकिन सबसे डरावनी बात थी मयंक का बदलना। अब वह न तो गांव वालों से बात करता, न अपने घर से निकलता। उसकी आंखें अब दिन में भी चमकती थीं, जैसे किसी अंधेरे में देख रही हों। वह अपनी छत पर बैठकर घंटे भर फुफकारता रहता और गांव के छोटे बच्चे दावा करते
कि उन्होंने उसे सांपों से बातें करते सुना है। एक रात गांव की मुखिया गोमती देवी ने अपने 2 बेटों के साथ मयंक के घर की खिड़की से झांका। अंदर की दीवारों पर नागमाया की मूर्ति उकेरी गई थी। मयंक एक सांप को दूध पिला रहा था और कह रहा था, बस कुछ ही समय और फिर चंद्रकोट मेरा होगा। ये सुनकर सब भाग खड़े हुए। गांव अब जान गया था, नागमाया मरी नहीं है, वह मयंक के शरीर में है। गांव के कुछ बुजुर्गों ने मिलकर पुरानी ग्रंथावली से नागमाया के शाप के बारे में जानकारी इकट्ठी की। एक ग्रंथ में लिखा था, जब नागमाया पुनः जन्मे और मनुष्य शरीर को वश में करे, तब केवल एक ही मार्ग शेष होगा, नागग्रह की अग्नि को पुनः प्रज्वलित कर बलिदान देना। लेकिन बलिदान साधारण नहीं, वो होना चाहिए शापित और शाप देने वाले का संगम। इसका अर्थ था मयंक, जिसमें नागमाया है, को उसी गुफा में वापस ले जाकर अग्नि में समर्पित करना पड़ेगा। लेकिन कोई कैसे उसे ले जाए? गांव के सबसे साहसी नौजवान भीमेश्वर ने यह जिम्मेदारी उठाई। अगर हम अभी नहीं लड़े तो यह गांव हर साल एक एक कर निगल लिया जाएगा, उसने कहा। अगली रात वह और 4 लोग झाड़ फूंक और नाग मंत्रों से युक्त होकर मयंक को पकड़ने गए। मयंक ने जब उन्हें देखा तो उसकी आंखों से हरी आग निकली। उसकी जीभ फट चुकी थी और कंधों से 2 जीवित सांप लटक रहे थे। लेकिन मंत्रों की शक्ति से वह कमजोर पड़ा और उन्होंने उसे बेहोश करके बांध लिया। भीमेश्वर और उसके साथियों ने मयंक को गुफा में पहुंचाया। वहां वही सिंहासन था, लेकिन अब टूटा हुआ और चारों ओर राख बिखरी थी। जब मयंक की देह को गुफा के बीच रखा गया तो उसकी आंखें खुलीं। नागमाया उसके अंदर से बाहर निकली। अब वह एक विशालकाय नागिन के रूप में सामने थी। तुम सबने मुझे जगाया, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, वह चिल्लाई। लेकिन गांव वालों ने चारों ओर मंत्रों की अग्नि जला दी। नागमाया चीखी, लेकिन मंत्र की शक्ति से उसकी देह पिघलने लगी। भीमेश्वर ने मयंक को होश में लाकर कहा, तुम्हारे बिना यह नहीं हो सकता, तुम्हें भी अंदर जाना होगा। मयंक ने एक क्षण सोचा। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि अब पछतावा था। अगर मेरी वजह से यह सब हुआ है तो मैं इसे खत्म करूंगा। वह नागमाया के जलते शरीर की ओर गया और खुद को अग्नि में समर्पित कर दिया। गुफा कांप उठी, लेकिन फिर शांति छा गई।